स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 है। और सल्तनत का विस्तार आगे कैसे हुआ आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको गुलाम वंश पढ़ाया था। ओके, तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था। फिर 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासनकाल रहता है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि सर आप एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। तो देखिए, अभी मैं क्लास 6, 7, 8 की किताब जो पढ़ा रहा हूँ, ये आपके बेसिक जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं रेगुलर क्लास नहीं ले रहा हूँ कि आपको गुलाम वंश एकदम डिटेल में पढ़ाऊँ, खिलजी वंश डिटेल में पढ़ाऊँ। जब उसकी क्लास लूँगा तो उसमें फिर आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। ओके, अभी तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आप सभी को। ये तो बस एक सारांश से समझ लीजिए, थोड़ा सा आपका बेसिक जीएस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, ताकि जब मैं बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊँ आपको, पूरा डिटेल में पढ़ाऊँ, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। इसलिए इस वीडियो को सही से देखिएगा। ओके, मैं रेगुलर क्लास भी लूँगा, लेकिन पहले मैं आपकी ये जो NCERT 6 से 12 तक की किताबें हैं, इनको पढ़ा करके कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं रेगुलर क्लास लेना स्टार्ट करूँगा। पाठ 3, सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक था? तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। कभी कभी डायरेक्ट आपसे यही पूछ लेगा कि कब से कब तक, या इसका शासनकाल कितने वर्ष का रहा। खिलजी वंश का अगर हम कहें शासनकाल, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 30 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा। 30 वर्षों तक इसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। तो ये बात आप ध्यान रखिए। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ते समय मैं बीच बीच में आपको समझाता भी रहूँगा। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, ये पूरा का पूरा जो दिया है इसको मैं पढ़ देता हूँ। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। खिलजी को खलजी भी कहते हैं। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफ़गानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खिलजी कहलाए। अब समझ लीजिए, देखिए 1287 के आसपास बलबन की मृत्यु हो गई। और बलबन हम कह सकते हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। जब बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई, तो उसके बाद जो भी शासक आए गुलाम वंश के, बहुत ही अयोग्य थे। तो जब शासक अयोग्य साबित हुए, तो जो शासकों के अधीन सरदार थे वे अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे। यानी सरदारों में शासक बनने की होड़ लग गई, संघर्ष करने लगे एक सरदार दूसरे से, जिसमें कई तुर्क सरदार भी थे, खिलजी सरदार भी थे। इनमें राजा बनने की, शासक बनने की होड़ लग गई, संघर्ष करने लगे एक दूसरे से। लास्ट में जो संघर्ष हुआ, उसमें जो सफल हुआ, वो कौन सा सरदार सफल हुआ? खिलजी सरदार, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जो संघर्ष चल रहा था सरदारों के बीच, तो उसमें एक खिलजी सरदार सफल हो जाता है, और उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो यही सुल्तान बनता है, और 1290 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। खिलजी यानी कि जलालुद्दीन जो खिलजी है, इसके पूर्वज जो थे वो अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। खल्ज किसे कहते हैं? अफ़गानिस्तान में गर्म प्रदेशों को खल्ज कहते हैं, यानी कि अफ़गानी भाषा में आप कह सकते हैं गर्म प्रदेशों को खल्ज कहा जाता था। तो वहाँ से जो आए वो खिलजी कहलाए। ओके, अब हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका शासनकाल पहले देख लीजिए, 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक, यानी 6 वर्ष का इसका कार्यकाल था, शासनकाल था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। बहुत ही उदार, सहिष्णु मतलब ज़्यादा कट्टरवादिता नहीं थी उसके अंदर, वही बता रहा है यहाँ पर। उसने दंड के नियमों को
मानवीय बनाने पर ध्यान दिया। विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। तो मतलब उसकी नीति हमेशा यही रही कि तालमेल बिठाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध से बचा जाए। ओके, तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी एक उदार शासक था, सहिष्णु शासक था। उसने दंड के जो नियम बनाए दंड देने के, वो मानवीय भावनाओं को ध्यान में रख के बनाए कि बहुत ज़्यादा कठोर दंड ना दिया जाए। जो विद्रोही थे, यहाँ तक कि उनको भी संतुष्ट करने की उसने नीति अपनाई, उनको भी बहुत ज़्यादा कठोर दंड नहीं दिया जो विद्रोही थे। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, सुल्तान का भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो कड़ा एवं अवध का इख्तेदार था। कड़ा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के पास है। तो सुल्तान यानी जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, और ये अवध और कड़ा का सूबेदार भी था यानी इख्तेदार था, रक्षा मंत्री भी था। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। ये जो भतीजा था इसका, ये देवगिरी पर आक्रमण के लिए स्वयं निकला, मतलब अपने चाचा से अनुमति भी नहीं ली। वहाँ उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उसे उससे मिलने कड़ा की ओर चल पड़ा। तो जब सुना जलालुद्दीन खिलजी ने कि हमारे भतीजे ने बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर ली है, देवगिरी में उसको सफलता मिली, तो उससे मिलने के लिए कड़ा की ओर चल पड़ा। इलाहाबाद के पास यानी कौशाम्बी इलाहाबाद के पास पड़ता है ये आपका जो कड़ा नामक स्थान है। तो सुल्तान की हत्या कड़ा में उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा करा दी गई। ओके, अलाउद्दीन खिलजी जो था भतीजा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का, तो उसी ने जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के यानी अपने चाचा की हत्या करा दी। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। तो बेसिकली इसमें इतना है कि जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक था। उसने उदार और सहिष्णु नीति अपनाई, सभी सरदारों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, एक बार वो देवगिरी के अभियान पर गया था, मतलब देवगिरी को जीतने गया था। तो जब देवगिरी में उसको सफलता मिल गई तो जलालुद्दीन फिरोज़ शाह खिलजी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलिए हम भी मिलते हैं अपने भतीजे से इलाहाबाद में कड़े के पास। जब जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जा रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी की रास्ते में ही हत्या करवा दी और अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया एक प्रकार से। फिर है अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। ओके, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था, मतलब योग्य शासक था आप कह सकते हैं। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था, यानी कि जब वो सुल्तान बना था उस समय या उसके पहले कह सकते हैं दिल्ली में अव्यवस्था फैली हुई थी। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। एक उलेमा वर्ग होते थे जो शासक को मतलब सलाह वगैरह देते थे। ओके, तो उनका दखल बहुत ज़्यादा शासन में बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य और सुनियोजित योजना बनाकर किया। ओके, फिर सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार एवं सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियम लागू किए। मैंने बताया था जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो था बहुत उदार शासक था, सहिष्णुवादी था, सहिष्णुता की नीति अपनाता था। लेकिन जब ये अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने उस नीति को त्याग दिया और कठोर नियम लागू किए। कठोर दंड देने की प्रक्रिया इसने शुरू की। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। प्रशासन में राज और धर्म का अलगाव। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्म गुरु यानी उलेमाओं का दखल पसंद नहीं था। वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था।
तो मैंने बताया था ये जो सलाह देते थे, धार्मिक सलाह कि कैसे नियम कानून बनाने चाहिए, ये उलेमा वर्ग ही शासक को देता था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो इसने उलेमाओं का दखल देना बंद करवा दिया। इसने साफ साफ कह दिया उलेमाओं से कि राज और धर्म अलग है, राज्य में आप दखल नहीं दे सकते, राज जो भी नियम कानून बनाएगा वो सब मेरे द्वारा बनाया जाएगा, आप इसमें कोई दखल नहीं देंगे। ओके, तो इसीलिए कहते हैं प्रशासन में राज और धर्म का अलगाव। मतलब कह दिया साफ साफ कि उलेमा वर्ग, आप धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं तो आप धार्मिक कार्यों को ही कीजिए, राज में दखल ना दीजिए, हमारे शासन में दखल ना दीजिए। फिर है सैनिक सुधार भी इसने किए। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे, बहुत बड़ी फौज थी। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। तो जो नियुक्ति की जाती थी उसके पहले देखा जाता था कि क्या उनको शस्त्र चलाना आता है, घुड़सवारी करनी आती है। ऐसा ना हो कि लुंज व्यक्ति को युद्ध में उतार दे, वहाँ युद्ध ही ना कर पाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा नहीं करता था, वो पहले चेक करता था कि क्या घुड़सवारी कर लेते हैं, शस्त्र अस्त्र चला लेते हैं, युद्ध में दुश्मनों से मुकाबला करने में सक्षम है कि नहीं, तब उनकी भर्ती करता था। तो इसलिए कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य व्यवस्था थी बहुत मजबूत थी, इसकी सेना बहुत काबिल थी, योग्य थी, और इसी कारण इसने लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। फिर है सैनिकों का हुलिया का पूरा, सैनिकों के हुलिया का पूरा, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इतना याद रखिए, सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों के हुलिये का पूरा विवरण रखा जाता था। ओके, ताकि सैनिक बदल ना जाएं। ओके, क्योंकि सैनिकों का एकदम पूरा जांच पड़ताल, उसकी शक्ल तक एक प्रकार से नोटिस करवाई जाती थी। उसमें फ़ोटो वगैरह तो नहीं था, बट उनका एक विवरण रखा जाता था, ताकि कभी कभी क्या होता था कि दुश्मन का जो सेना है वो चुपके से इस सेना में शामिल हो जाता था और वो फिर पूरी खबर अपने मालिक को दे देता था कि इस सेना में ये चीज़ें चल रही हैं, फिर युद्ध वो आराम से जीत लेते थे। तो षड्यंत्र से बचने के लिए ये अपनी सेना का पूरा विवरण रखता था, नाम, पता, हुलिया, ओके, कैसा दिखता है, कितने फुट हाइट है, ये सब उसका रखता था, ताकि इसके सेना में कोई अन्य व्यक्ति ना शामिल हो जाए, जिसे आप कह सकते हैं खबरी लाल होता नहीं। अभी कोई इंडिया का सैनिक जाए पाकिस्तान में शामिल हो जाए तो पाकिस्तान की सेना की सारी जानकारी इंडिया को देता रहेगा, फिर इंडिया को मालूम हो जाएगा कि उसके सेना क्या कर रहे हैं और कैसे कब हमला करना है हम लोग को। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत सतर्क रहता था और पूरा विवरण रखता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी। तो सैनिकों को नगद वेतन देता था, मतलब जो सोना चांदी होता था, पैसा सिक्का वगैरह, वही देता था। ऐसा नहीं देता था कि ज़मीन कोई दे दिया, उसको एक भाग का टुकड़ा दे दिया, ऐसा नहीं था। वो सीधे सीधे नगद वेतन देता था। इसको अच्छा भी लगता था और सैनिक भी उसके खुश रहते थे। फिर है घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था थी। ओके, दाग मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं किसी प्रकार की मोहर लगा दी जाती थी, जो भी उस राज्य की मोहर होती थी उसको लगा दिया जाता था। दागने का मतलब नहीं कि कोई दाग दिया जाता था उसको बंदूक से, ऐसा नहीं, एक चिन्ह, एक प्रतीक लगा दिया जाता था ताकि घोड़े सैनिक बदल ना लें, क्योंकि जो घोड़े दिए जाते थे वो राज्य की तरफ से सैनिकों को दिए जाते थे, तो बढ़िया घोड़े दिए जाते थे, ताकतवर। तो होता क्या था कि जो सैनिक होते थे ये घोड़े बदल करके दुर्बल घोड़ा ले आते थे। अब ऐसा क्यों करते थे? इसके बदले में इनको थोड़ा पैसा मिल जाता था। तो जब ये दुर्बल घोड़े के साथ युद्ध में जाते थे तो इनका घोड़ा बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाता था और युद्ध में हार जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इससे बचने के लिए घोड़ों पर भी एक प्रकार से मोहर लगवाने की व्यवस्था की, दागने या हम कहें दाग लगाने की व्यवस्था करवाई। ओके, तो दाग लगाने की व्यवस्था बेसिकली यही थी कि कोई प्रतीक वहाँ पर लगा दिया जाता था, मोहर कुछ भी कह लीजिए, जिससे घोड़े सैनिक अपना बदल ना पाएँ। और फिर है अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण करवाया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई।
इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। ओके, जो किले में सैनिक होते थे उनको खाने की व्यवस्था पूरी कराई गई ताकि कोई किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना आए और सैनिक मजबूत रहे, हट्टे कट्टे रहे। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा लगभग उत्तर और मध्य भारत अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में रहा, ये सब पूरा। ओके, दक्षिण भारत पर इसकी मतलब इसको सफलता नहीं मिली, लेकिन आप उत्तर और मध्य भारत में देखेंगे तो लगभग संपूर्ण भारत, उत्तर और मध्य भारत इसके कब्जे में रहा। इस पर इसने अपना अधिकार जमा लिया था। फिर है राज विस्तार। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर कब्जा किया। ओके, तो रणथंभौर यानी गुजरात वाला इलाका, चित्तौड़, ये सब उज्जैन, चित्तौड़, देखिए उज्जैन तो मध्य प्रदेश में फिलहाल। तो ये जो उत्तर और मध्य भारत है इस पर बेसिकली आप कह सकते थे उस समय राजपूतों का ही अधिकार था। कई प्रकार के राजपूत थे, उस पर चौहान वंश भी थे, गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, तो कई प्रकार के राजपूत शासन करते थे। उन सभी को इसने हराया। ओके, यानी गुजरात के भी राजपूतों को हराया, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, चंदेरी ये भी राजपूत था। ओके, तो सभी राजपूत ही थे लगभग, उस समय राजपूतों का ही शासन था। हालांकि ये राजपूत संगठित नहीं थे, आपस में लड़ते रहते थे, इस कारण ये किसी बड़ी शक्ति का सामना नहीं कर पाए और एक एक करके सभी राजपूत हार गए। तो इन सभी राजपूतों को हरा करके इसने लगभग उत्तर और मध्य भारत पर पूरा कब्जा कर लिया अपना। फिर है अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर। ओके, अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। इसने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, तेलंगाना को पहले वारंगल कहते थे, अब अलग हो गया है थोड़ा सा, और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो मलिक काफूर ये जो था ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, किन्नर समाज का था। ओके, तो इसने दक्षिण भारत के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। देवगिरी, तेलंगाना, होयसल ये सब उस समय राज्य थे, और सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश भी किया। तो जब मलिक काफूर ने सभी को पराजित कर दिया तो उसने कहा कि आप सुल्तान की अधीनता स्वीकार कीजिए। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे और उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। ओके, तो प्रत्यक्ष रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया, लेकिन वहाँ से कर वसूलने का काम जारी रखा, क्योंकि इसके जो सेनापति थे मलिक काफूर, उसने लगभग कई राज्यों को दक्षिण भारत में हरा दिया था। तो वहाँ अपना शासन तो नहीं स्थापित किया, लेकिन उनसे कर वसूलते रहे, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो राज्य थे अलाउद्दीन खिलजी के ही अधीन आ गए थे। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में क्यों नहीं मिलाया? इस तरह की नीति गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अपनाई थी? तुलनात्मक चर्चा कीजिए। तो ये सोचिए कि उसने क्यों नहीं अपनाया, उन राज्यों को डायरेक्ट अपने शासन के अंतर्गत क्यों नहीं लाया, क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि भाई हरा दिया था लेकिन शामिल नहीं किया अपने राज्य में, तो ये सोचने वाली बात है। फिर है अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण। तो मैंने बताया था ये जो है अमीर और सरदार ये हमेशा षड्यंत्र करते रहते थे शासक के खिलाफ, और अपनी बात मनवाने में लगे रहते थे, दखल दिया करते थे शासन में। तो इनको भी इसने नियंत्रण में रखा। अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों और उत्सवों में मिलने से अमीरों और सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। मैंने भी आपको बताया कि हमेशा षड्यंत्र और विद्रोह ये लोग करते रहते थे कि कैसे अगर सुल्तान हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारे द्वारा बनाए गए कानूनों को नहीं लागू करवा रहा है, तो इसको हटा दो। तो षड्यंत्र हमेशा करते रहते थे, अपनी बात मनवाते रहते थे। इस चीज़ से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। ओके, विद्रोहों को रोकने के लिए, षड्यंत्रों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाया, यानी नियंत्रण स्थापित कर रखा था इसने। उनके इलाकों पर राज द्वारा अधिकार कर लिया गया था। इनके जो छोटे छोटे राज्य थे सरदारों के, इस पर अपना अधिकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने।
अमीरों की दावतों, मदिरापान तथा गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया। यानी शराब वगैरह पर इसने प्रतिबंध लगा दिया और दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जब दावत या शराब ये लोग खाते पीते थे और गोष्ठी मतलब एक संगठन में रहते थे तो षड्यंत्र अक्सर करते थे। 4-5 लोग जहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर पंचायतें होती हैं। तो इसने ऐसा काम किया कि ना तो कोई साथ में रह सकता है, मतलब 4-5 लोग इकट्ठे खड़े रहें, ऐसा भी इसने करने से रोक दिया। और दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया, मदिरा पान पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि लोग मदिरा पान करते हैं, दावत करते हैं और एक साथ रहते हैं तो अक्सर षड्यंत्र होने की संभावना बन जाती है। आप देखते हैं अक्सर जब कोई विद्रोह होता है, कोई आंदोलन होता है, तो बहुत ज़्यादा जब मामला आगे बढ़ जाता है तो उस राज्य में, उस ज़िले में धारा 144 लगा दी जाती है कि मतलब 3-4 लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते एक स्थान पर। तो यही काम उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ओके, तो ये इसकी बहुत ही बड़ी कुशलता थी, कामयाबी थी। फिर है सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। ओके, नाच गाने, कोई सामाजिक समारोह है तो उसका आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, मतलब खबरी लाल नियुक्त कर रखे थे, जो हमेशा समय समय पर इसको खबर देते रहते थे कि राज्य में क्या हो रहा है, कहाँ षड्यंत्र हो रहा है। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। ओके, क्योंकि अगर अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता था कि ये अमीर, ये सरदार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तो अलाउद्दीन खिलजी उसको तुरंत ख़त्म करवा देता था, उसका काम करवा देता था। ओके, तो इसलिए जो सरदार थे और अमीर थे ये हमेशा भयभीत रहते थे, डर बना रहता था। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। फिर है मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध, यानी मंगोल आक्रमणों को भी इसने रोका। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। ओके, कई बार आक्रमण हुए। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी और यह सेना मंगोलों के आक्रमणों को रोकती थी। तो जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी वहीं से अक्सर मंगोल भारत में प्रवेश करते थे। तो इसने भी बलबन की नीति अपनाई और जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत करवाई, नए किले भी बनवाए, वहाँ पर सैनिकों की नियुक्ति की, बहुत सारे सैनिक वहाँ पर लगा दिए और इस प्रकार ये भी कामयाब रहा मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाने में। हालांकि आक्रमण होते रहे लेकिन कभी उनको सफलता नहीं मिली मंगोलों को इसके खिलाफ। फिर है कृषि नीति। तो इसकी कृषि नीति कैसी थी? अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की। तो भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। खराज पैसों में नहीं बल्कि अनाज के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों की पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। ओके, तो ये नगद के रूप में कर नहीं लेता था, अनाज ही ले लेता था और इससे क्या होता था कि जो राज्य है, जो गरीब हैं या जिनके पास नहीं, उनको खाने के लिए दे दिया जाता था वही अनाज। तो ये पैसे नहीं लेता था कि सोना चांदी के सिक्के ले रहा है, ऐसा नहीं करता था। ये डायरेक्ट उनसे जो भी फसल में अनाज उगाते थे वही ले लेता था टैक्स के रूप में। अब देखते हैं हम लोग बाजार नियंत्रण, यानी कि दाम वाम ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए इसने कुछ नीतियाँ अपनाई। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था। अब चूँकि मैंने बताया था नगद वेतन देता था, ओके, तो पैसा चाहिए नगद वेतन देने के लिए, अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की।
उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिया, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। इसने क्या किया कि जो दैनिक यूज़ की वस्तुएं हैं, मतलब जो हमेशा रोज़ रोज़ आप जैसे सब्जी वगैरह खरीदते हैं या जो रोज़ खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके सामानों की सूची बनवाई और उनका मूल्य निर्धारित कर दिया कि ये 2 रुपये किलो है, ये 3 रुपये किलो, ये 1.5 रुपये किलो। ऐसा उसने एक प्रकार से व्यवस्था बनाई, बाज़ारों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया कि इससे महंगा कोई नहीं बेचेगा, जितना राजा तय करेगा, सुल्तान तय करेगा, उतने ही दाम में बिकेगा। अब ऐसा करने से इसको ये फ़ायदा हुआ कि जो सैनिक इसके थे वो कम वेतन पाते थे, चूँकि तो कम वेतन पाने से क्या होता था, वो बढ़िया अपना खर्चा चला सकते थे। अगर सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो सैनिक इसका खर्चा नहीं चला पाएंगे। इसलिए इसने ऐसी व्यवस्था अपनाई कि वस्तुओं को एक निश्चित मूल्य में बेचना इसने लागू कर दिया कि आप सभी लोग एक निश्चित मूल्य में बेचेंगे, जो भी सुल्तान कहेगा। इससे सैनिकों को सुविधा हो जाती थी, उनको सस्ता सामान मिल जाता था। तो वही कह रहा है कि उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकते थे, यानी अपना कामकाज चला सकते थे। जो कम पैसा पाते हैं, वेतन पाते हैं सैनिक, वो भी अपना काम चला सकें, अपने परिवार का पेट पाल सके। तो ये भी व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी रही। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए, जिनका प्रमुख शहना, ओके, तो जो बाजार व्यवस्था का अधिकारी होता था, जो बाजार व्यवस्था को देखता था, उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको सहना बोलते थे। सहना क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि सहना क्या है। तो बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला अधिकारी, ओके, जो हमेशा बाजार में रहता था, देखता था कोई ऐसा तो नहीं कि कोई कम तौलता है या वस्तुओं को महंगा देता है। जो व्यापारी पर नियंत्रण रखता था, ओके, तो ये जो सहना अधिकारी होता था, ये व्यापारी पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम देता तो उसे कठोर सजा दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहानी तो ये भी है कि अगर किसी को ये देख लेता था या इसको बताया जाता था कि कोई दुकानदार कम वस्तु तौल रहा है, लूट रहा है, तो क्या करता था अलाउद्दीन खिलजी, उसके उतने ही मांस को निकाल लेता था, उसके शरीर के उतने ही ग्राम मांस को निकाल लेता था जितने ग्राम वो कम तौलता है। मान लीजिए किसी ने, कोई दुकानदार है और उसने 200 ग्राम किसी व्यक्ति को कम तौला और पता चल गया, यानी उसकी खबर सुल्तान को मिल गई कि इस व्यक्ति ने 200 ग्राम अनाज कम तौला है, तो अलाउद्दीन खिलजी उस दुकानदार का 200 ग्राम मांस उसके शरीर से निकाल लेता था। मतलब इतनी कठोर व्यवस्था इसने स्थापित कर रखी थी, ऐसा कहानी में मिलता है। अब हकीकत क्या है ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन रहा होगा, क्योंकि कहानियाँ कहीं कहीं सत्य भी होती हैं, कहीं कहीं असत्य भी होती हैं। बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया था। मैंने अभी आपको बताया, खबरीलाल नियुक्त कर रखे थे। सुल्तानों को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तु मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह भी हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए थे। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। ओके, तो पहला शासक दिल्ली का था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। मतलब ये पहले टैक्स के रूप में अनाजों को लेकर के इकट्ठा करता था, फिर मान लीजिए किसी वर्ष बाढ़ आ गया या कोई अकाल आ गया और खाने पीने की चीज़ें थी उसकी कमी हो गई, तो ये अपनी जनता को वो खाद्यान्न देता भी था, जो टैक्स के रूप में वसूलता था उसी को बाद में देता था, तो इमरजेंसी के लिए रखता था। तो इसी को कहा गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। और कभी कभी ये स्वयं भी बाज़ार में चुपके से चला जाता था, भेष बदल करके, ये देखने की कोई दुकानदार ज़्यादा तो नहीं ले रहा है दाम, या फिर सामान कम तो नहीं तौल रहा है। तो इस प्रकार इसका इतना कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने स्थापित की थी कि कोई भी दुकानदार साहस नहीं करता था कि वो कम तौले या फिर अधिक दाम में कोई चीज़ वस्तु बेचे। तो बहुत ज़्यादा इसने
सतर्कता बरती। कला व साहित्य का विकास भी इसके शासनकाल में थोड़ा बहुत हुआ, उसको भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बरनी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा, तोतिए हिंद इसको उपाधि मिली है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए यहाँ पर एक अमीर खुसरो की पहेली है। एक गुड़ी ने यह गुड़ कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। तो ये आप बूझिए इसको क्या है। ये पान है। इसको मुंह में आप डालेंगे तो हरा रहेगा, जब मुंह में जाएगा तो लाल हो जाएगा। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास नाम से जाना जाता है। उसने दिल्ली में 1000 खंभा वाला महल भी बनवाया था। तो हौज खास या 1000 खंभा वाला महल, ये जो इसका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज खास, 1000 खंभा वाला महल। फिर यहाँ देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया। तो ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में जाने का जो रास्ता है यानी अलाई दरवाज़ा, उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। आ से अलाई, आ से अलाउद्दीन खिलजी, तो ये याद रखना। फिर यहाँ पर है खिलजी वंश के शासकों का क्रम दिया हुआ है, कब कौन कौन शासक बने। तो खिलजी वंश ये देखिए 90 वर्ष तक, मतलब 30 वर्ष तक रहा। 1290 से 1320 ईस्वी तक। पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 96 ईस्वी तक 6 वर्ष। फिर अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 वर्षों तक, 96 से 16, ओके, यानी कि 1296 से 1316। फिर मुबारक शाह खिलजी अंतिम शासक रहता है 1316 से 1320, सही है, ओके। तो इसके बाद जो वंश आता है वो तुगलक वंश आ जाता है। फिर तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, फिर उसके बाद लोदी वंश, फिर मुगलों का जो शासनकाल है स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ दी हुई हैं और ये शब्दावलियाँ जानना ज़रूरी होता है। उलेमा किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था जो धर्म संबंधी सलाह देते थे शासक को नियम कानून बनाने के संबंध में। धर्म गुरु या धर्माधिकारी शिक्षित वर्ग का एक बहुवचन है, ओके। मतलब एक उलेमा वर्ग में कई लोग होते थे और ये सलाह देते थे कि कौन सा नियम लागू करना चाहिए इस्लाम के अनुसार, यही सारी चीज़ें बताते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप बहुत ज़्यादा दखल मत दीजिए हमारे काम में, आपका धर्म अपने पास रखिए, जहाँ धार्मिक चीज़ों की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपसे सलाह लूँगा, लेकिन आप राज्य सरकार में बार बार दखल मत दीजिए। फिर है खराज, तो एक लगान था, कर था, भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला कर था, ओके। भूमि पर यानी भूमि कर था। लगान क्या था, वो सॉरी खराज क्या था, ये एक भूमि कर था। घोड़ों पर दाग, तो घोड़ों की संख्या एवं इनकी पहचान के लिए उनकी पीठ पर दाग देने की परंपरा। पीठ पर मतलब मैंने बताया नहीं तो मोहर लगा देते कि ताकि घोड़े बदल ना पाए, कोई ऐसी व्यवस्था थी उस समय। हुलिया किसी व्यक्ति के रंग रूप का ब्यौरा, यानी कि पूरा उसका रंग रूप नोटिस किया जाता था। मैंने बताया था हुलिया और दाग की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, ओके। दाग घोड़ों पर लगाया जाता था और हुलिया सैनिकों का होता था। तो पूरा उसका हुलिया नोटिस किया जाता था कि ये कितनी हाइट है, इसका रंग रूप कैसा था, कि कोई दूसरा सैनिक चुपके से शामिल ना हो जाए सेना में। रसद, तो भोजन सामग्री, ओके। रसद का मतलब क्या होता है? भोजन सामग्री। उसके बाद यहाँ पर है पूरा का पूरा अभ्यास प्रश्न। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के किन किन राज्यों को जीता, ये सब आपको लिखना है। तो उत्तर मध्य भारत था ही, और बाद में थोड़ा सा देवगिरी, होयसल, इन राज्यों पर भी, दक्षिण भारत के जो राज्य थे इन पर भी अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित किया था, सब आप लिख सकते हैं। तो ये जो आपका खिलजी वंश था यहीं पर कंप्लीट होता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे आगे तुगलक वंश। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।